नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे हो। तो आज आज का वीडियो मेन मजा आने वाला है। आज स्टार्ट होने वाला है कैलकुलस। कैलकुलस समझ लीजिए पूरे फिजिक्स का जान है। अगर आप अच्छे लेवल का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं या फिजिक्स में डेरिवेशन को समझना चाहते हैं, तो कैलकुलस ही एकमात्र रास्ता है जिसे आप समझ सकते हैं। कैलकुलस को बारीकी से समझें। हाँ, मैथ में थोड़ा सा डीपली कैलकुलस होता है, हमारा फिजिक्स में बस कैलकुलस का बेसिक इस्तेमाल होता है। आप इसका एप्लीकेशन अगर बेसिक से भी समझ लेते हैं तो आपको कैलकुलस में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अगर कैलकुलस पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। कहीं भी डेरिवेशन करिए कैलकुलस इस्तेमाल होगा। ग्राफ का इस्तेमाल करना है तो कैलकुलस को यूज करके ही किया जाता है। अगर आप कैलकुलस को पढ़ते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं और कई सवाल ऐसा होता है जो कैलकुलस से आसानी से सॉल्व होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस। पहले हम लोग समझेंगे बहुत स्लोली स्लोली। कैलकुलस में कोई फास्ट नहीं करना, बिल्कुल आराम से पहले धीरे धीरे समझना है कि कैलकुलस का जड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीका से हम शुरुआत करेंगे। वो बस देखना है कि धीरे धीरे, जब भी आपको समझ में नहीं आए बस पैटर्न फॉलो करिए, धीरे धीरे देखिए। 10 से 15 मिनट जब आप देखते हैं तो आपको सारा चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि होने वाला क्या है। तो अगर ध्यान से देखें, हम लोग मेन हेडिंग डाल रहे हैं कैलकुलस, कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। तो अगर ध्यान से देखें, हेडिंग डाल लें कैलकुलस, हेडिंग डाल लें कैलकुलस। अच्छा, ये वाला एस हटा दो यार, कैलकुलस, कैलकुलस एस होता है, सिर्फ एस होता है, देख लेना स्पेलिंग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैलकुलस, अच्छा इसको समझने के लिए जो टूल्स होते हैं पहले हम उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। हम लोग 10 क्लास में, अगर आप याद होगा तो आप ऐसे कुछ पढ़े होंगे, ध्यान से देखना, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कैलकुलस अभी मेनली आज उस लेवल पे स्टार्ट नहीं होगा। आज हम लोग बेसिक बेसिक बातें करेंगे। जैसे कैलकुलस को समझने के लिए जो जो टूल्स हमारे पास हैं, मीन्स जिस टूल्स को हम यूज करने वाले हैं वो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप 10th में ऐसे पढ़े होंगे कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, क्या बोलते थे कि y इन टर्म्स ऑफ एक्स, y इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसे बोला जाता था कि y जो है किसके टर्म में दिया हुआ है, एक्स के टर्म में दिया हुआ है। इस तरीका से हम बातें करते थे, या एक्स के टर्म में y को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीका से बातें करते थे। डन। तो धीरे धीरे ध्यान से देखिए, y किसके टर्म में लिखा हुआ है, x के टर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अब पढ़ेंगे, अब हम अगर बड़े क्लास में आ गए तो इसको बोलने का तरीका क्या है, यहाँ पर इसी चीज को हम ऐसे बोलेंगे कि y जो है, y फंक्शन ऑफ एक्स है। किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स है। जो टर्म इस्तेमाल यहाँ पर हम करते थे कि टर्म किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में, बस उसके जगह पर हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। y किसके फंक्शन में है, एक्स के फंक्शन में। अगर इस तरीका से लिखा हुआ है, इसका मतलब समझे y किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। बार बार इस चीज को बार बार रिपीट करें, क्योंकि अगर आपको अभी छोटा सा लग रहा है बट यही जाके आपको कंफ्यूजन करेगा, सर ये क्या फंक्शन है, ये किस तरीके का फंक्शन है। जब भी फिजिक्स आप पढ़िएगा तो आपको यही चीज कंफ्यूज करता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो कैलकुलस जो यूज हम लोग करने वाले हैं वो लगभग 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, मैथ में अलग तरीके का और डीपली जाता है। मैथ हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को फिजिक्स में जितना कैलकुलस का इस्तेमाल है हम उतना पे बात करेंगे, हम लोग उतना पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ मिले, इस तरीका से लिखा हुआ मिले, तो आपको अब ऐसे ना पढ़कर क्या पढ़ना है, y जो है क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसका लिखने का तरीका क्या है, y जो है फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है, ऐसे। पहले हम क्या करते थे, y जो है इन टर्म्स ऑफ x, y रिटेन इन टर्म्स ऑफ x, y का लिखा गया है x के टर्म में। अब हम क्या पढ़ेंगे, y जो है फंक्शन ऑफ x है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। अच्छा, नाम में भी आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, f मतलब फंक्शन, आपको ऐसे दिख जाएगा। दूसरा बात इसमें क्या आएगा, पहले ध्यान से समझे।
जब भी हम मैथ का बात करते हैं, मैथ में क्या होता है, y और x में पूरा कहानी खत्म होता है। लेकिन जब भी हम फिजिक्स का बात करते हैं, y और x में कहानी नहीं पता होता, y और x में खत्म नहीं होता है। कहने का सेंस आप समझे, मैथ सिर्फ एक डायरेक्शन बता दिया, मैथ बता दिया कि y और x में फंक्शन है तो इसको फंक्शन ऑफ x कहेंगे, और फिजिक्स में उसमें बहुत सारा डायमेंशन में इसको छेड़ता है। आप देखिए कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में बात करें तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ मिला। तो आप इसको क्या पढ़िएगा, x जो है फंक्शन ऑफ टाइम t है। अच्छा, ये कहां से हम सीखे, ये सीखे हैं मैथ से। कहां से सीखे हैं, मैथ से सीखे भैया। देखो यहाँ पर ये सीखे हैं मैथ से, ये x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये एक बात देखिए, यही इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं मैथ क्यों पढ़ते हैं। मैथ में हम एक बात सीख लिए कि ऐसा रहेगा तो हम ऐसा करते हैं, अब उसको उठा के लेके चल जाओ फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स में कोई एक चैप्टर थोड़ी ना है कि उसमें सिर्फ यूज होगा, पूरा चैप्टर में है। तो अब जहां पर भी वैसा सिचुएशन दिखाई देगा हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में और मिलेगा v इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे मिला, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x है। v अगर x के टर्म में दिया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x है। ऐसे बहुत सारा टर्म मिलेगा, जैसे मान लीजिए a मिल गया टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए, फंक्शन ऑफ t, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, क्या अनंत ऐसे बन सकता, अनंत कहने का सेंस मेरा जितना फिजिक्स है, क्या ऐसे बहुत सारे टर्म है। भाई हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में तो बहुत सारा टर्म है ना। आप याद कीजिए यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ाए थे तो कितना सारा टर्म आया था। उस सारे टर्म में कहीं ना कहीं एक दूसरे का फंक्शन कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आने वाला समय में ऐसे मिलेगा कि I इज इक्वल टू, आई करेंट है, टी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिखिएगा कि I जो है फंक्शन ऑफ टी है। जैसे मान लीजिए चार्ज है, चार्ज मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आप लिखिएगा Q एज अ फंक्शन ऑफ टी है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कहाँ से आप लिख रहे हैं, मैथ से लिख रहे हैं। आप ये लिखना कहाँ से सीखे, मैथ से। मैथ सिर्फ वाई और एक्स में खेलता है, लेकिन फिजिक्स बहुत सारा डायमेंशन में खेलता है। यही खूबसूरत चीज है फिजिक्स में। इसीलिए मैथ का जो हार्ड पोर्शन होता है उसको लिया नहीं जाता, क्योंकि आसान पोर्शन ही लेके इतना जगह फैला दिया गया है कि उसी में बच्चा को डर लगने लगता है। तो पहला बेसिक देखिए, कैलकुलस पे आने से पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीजों को बारे में जान लें कि किस तरीका से दिया रहेगा तो हम कैसे फंक्शन को बात करेंगे। जो भी दिया रहेगा उसको हम बोलेंगे कि ये एक्स के फंक्शन है, या टी का फंक्शन है, या एक्स का फंक्शन है, या ऐसे भी मिल सकता है। जैसे देखिए कोई भी किसी के टर्म में रहेगा, जैसे मान लीजिए a बराबर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पर, a जो है फंक्शन ऑफ b। देखिए मेनली रूप से आज कैलकुलस लगभग ना के बराबर ही स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ कैलकुलस को जो पढ़ने वाले हैं उसको उसमें जो यूज होगा टूल्स, वो सारे चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। एकदम बेसिक बेसिक बारे में बात करेंगे। आपको आज के बाद फिजिक्स में जितना यूज होता है कैलकुलस, उससे आपको डर लगना बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज से कैलकुलस स्टार्ट हो गया है। बिंदास रहिए, कैलकुलस से मजा आने वाला है। अच्छा, और आगे अगला सर ये तो समझ में आ गया कि सर कि कोई भी एक दूसरे के टर्म में हो तो हम उसको अब फंक्शन कहेंगे। अब हम टर्म में नहीं बोलेंगे कि इसके टर्म में लिखा हुआ है या इसके टर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन एक्स का है या फंक्शन टी का है, क्योंकि जब आप किताब उठाइएगा तो आपको फंक्शन में मिलेगा, तो आप कंफ्यूज होइएगा कि टर्म में लिखा हुआ है फंक्शन क्या है। तो इस बात से हम लोग को क्लियर हो गया। दूसरा, फिर से हम इसी टूल्स को उठाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, या x के कुछ भी ले लो, क्योंकि मैथ हमेशा y और x में खेलता है और हम मैथ से सीख लेते हैं, और फिर फिजिक्स के जहां जहां ऐसा टूल्स दिखाई देता है हम हर जगह उसको अप्लाई करते जाते हैं कि ऐसे करते हैं। चलो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें यहाँ पर, सॉरी ये 0 होगा, x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे क्या y का वैल्यू मेरा चेंज होगा। अगर x का वैल्यू आप 2 रखें तो y का वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब आप x को जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, क्या y मेरा चेंज हो रहा है। तो हम यहां से ऐसे कर सकते हैं कि y जो है डिपेंडेंट है, y जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे पास नजर आ रहे हैं, एक y भी वेरिएबल है और एक x भी वेरिएबल है।
तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है सर, किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर, क्योंकि जब x को हम चेंज कर रहे थे तो y चेंज हो जा रहा है, x को अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो y नहीं चेंज होगा, इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो सर x क्या है? x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? आप y को चेंज करेंगे तो x भी वैल्यू होगा, नहीं, यहाँ y दिया हुआ है किसके टर्म में? x के टर्म में। और आपको ऐसे ही सोचना है, आदत बना लें, आदत सीख ले, क्योंकि अगर आप ये आदत बना लिए तो आपका काम बन जाएगा। तो हमेशा याद रखें, ये वाला जो टूल्स दे रहे हैं ये आपका काम आने वाला है, ये आपका काम आने वाला है कि कभी भी ऐसा फंक्शन दिया रहे, कभी भी ऐसा फंक्शन दिया रहे तो इसमें राइट साइड वाला हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट साइड वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लेफ्ट साइड वाला डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, ये एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं। हाँ, ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सर ये कैसे किए, फिर से हम एक बार बताते हैं। क्या x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए? डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा आप बताएं x कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट, क्योंकि x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा था, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको सबसे पहला टूल्स क्या था? हमको देख के क्वेश्चन या जो भी हमारा दिया हुआ उसको देख के ये पता चल जाना चाहिए कि जो दिया हुआ है वो किसके फंक्शन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो y जो है किसका फंक्शन में दिया हुआ है? x का फंक्शन में दिया हुआ है, ये हमको लिखने या मन में सोचने का आइडिया मिल गया। दूसरा, अगर ये है तो इसमें दो वेरिएबल होता है, कभी भी आप कैलकुलस पढ़िएगा या कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो हमेशा दो वेरिएबल आपको मिलेगा, दो वेरिएबल में एक y है और x है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आप सोच सकते हैं कितना वेरिएबल हो सकता है कि v t के टर्म में दिया हो, v एज अ फंक्शन ऑफ t हो, a एज अ फंक्शन ऑफ t हो, या a एज अ फंक्शन ऑफ v हो, या p एज अ फंक्शन ऑफ t हो। ऐसा अनंत बहुत सारा ऐसा आपको वेरिएबल मिलने वाला है फिजिक्स में, इसीलिए बोल रहे हैं कि बस कैलकुलस का मैथ वाला पोर्शन को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि मैथ वाला ये जो पोर्शन हमको आया है वो फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब मैथ वाला का बेसिक पोर्शन हम उठा के फिजिक्स में बहुत सारा डायमेंशन में हम इस्तेमाल करना स्टार्ट करते थे। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम y को t के टर्म में दिए t² + 2। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो होगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये वाला जो होगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहला नंबर ये दोनों चीज आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। जब भी आप कैलकुलस आप पढ़ते हैं हमेशा दो वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है, इंडिपेंडेंट हमेशा राइट साइड वाला होता है, हमेशा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब ग्राफ में भी आप देखिएगा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में इंडिपेंडेंट रहता है और वर्टिकल में डिपेंडेंट रहता है। कभी भी आप ग्राफ पढ़िएगा तो ऐसा ही पढ़िएगा। आप देखिए स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब ग्राफ हम पढ़ाए थे जब बेसिक मैथ में, तो जो राइट साइड रहता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो वर्टिकल में होता है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वाला हॉरिजॉन्टल में होता है और डिपेंडेंट वाला कहाँ होता है? वर्टिकल में होता है। तो ये एक चीज आना चाहिए। जैसे और एग्जांपल हम आपको देते हैं, a = t² + 2t n + 3 है। अब इसमें बताएं कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि जब t बदलेगा तो a भी बदलेगा, मतलब a मेरा कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और t, इसमें से जो t है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस तरीका से आप एक दूसरा टूल्स भी सीखें। पहला टूल्स क्या था? जो दिया हुआ है बस ये पता करना है कि किसका फंक्शन में दिया हुआ है। दूसरा टूल्स क्या है? कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। धीरे धीरे हम उस वहां तक पहुंचेंगे जहां से फिर कैलकुलस स्टार्ट होता है। कैलकुलस को क्यों खोज किया गया, किस तरह का सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस को लाया गया है, बस इस बात को हम लोग को देखना है। किस तरीका से धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे, किस तरीका से क्या क्या किया गया। तो एक तो ये हो गया मेरा। दूसरा, अब यहाँ से हम लोग को जब भी ऐसा फंक्शन है, देखिए फिर से हम क्या उठाएंगे? मैथ उठाएंगे। क्या उठाएंगे? मैथ। यहाँ से अगेन हम वापस फिर से क्या उठाएंगे? मैथ उठाएंगे।
फिर उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। फिर उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। मैथ में हमेशा वाई और एक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत सारा चीज में पढ़ेंगे। बस देखना है कि इससे कंपेयर करना है कि क्या क्या वाई के जगह पर कौन है, एक्स के जगह पर कौन है, बस उसको कंपेयर करना है। बाकी वाई और एक्स में पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला कहानी पढ़ना रहता है वो है एवरेज रेट। क्या है? एवरेज रेट। पहले हम पहला नंबर टूल्स आपको सारा चीज दे दिए, जितना भी कहानियां था हम आपको सारा कहानी दे दिए। सर एवरेज रेट क्या होता है? रेट का मतलब क्या समझ रहे हैं भैया? रेट का मतलब आप किसी के अनुसार चेंज हो रहा है। जैसे एक्स जब बदल रहा था तो क्या वाई भी चेंज हो रहा था? तो इसी को रेट कहते हैं कि एक्स के बदलने पर वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, इसी को रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं, और इसी को एवरेज रेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एवरेज रेट। फिर से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आपको धीरे धीरे कहानी समझ में आएगा। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीका से आप पहले जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं 1 से 2 क्लास आंख मूंद के पढ़िए, फिर आपको अचानक पूरा कैलकुलस समझ में आ जाएगा कि पूरे कैलकुलस में होता क्या है, किस तरीका से कहानी चलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कोई फंक्शन हो और आपसे पूछे एवरेज रेट, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। एवरेज रेट का जो फॉर्मूला होता है, जो चेंज इन वेरिएबल बटा चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसमें कितना का चेंज आया जब एक्स में हम चेंज किए कहीं भी। मान लो एक्स 0 से 2 गए तो सोचो वाई में का कितना चेंज आया, वाई में कितना का चेंज आया। ये दोनों का रेशियो देता है हमको एवरेज रेट। ये दोनों का रेशियो देता है क्या? एवरेज रेट। अच्छा, आप ध्यान से समझे एवरेज में क्या होता है। आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप विराट कोहली का रन का एवरेज निकाल रहे हैं, कौन सा मैच में कितना रन मारा, तो पहले क्या करते हैं? इस मैच में ये इतना रन मारा, इस मैच में इतना रन मारा, और बटा में टोटल नंबर ऑफ मैच लिख देते हैं, तो इससे एवरेज निकल जाता है। ये वही चीज है। एवरेज मतलब क्या? आप इसको इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के यहाँ आप जाते हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक से आप गए दोस्त के पास, आपको दोस्त जो है आधा घंटा से इंतजार कर रहा है क्योंकि आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए था। आप गए वहां पहुंचे, आपको दोस्त बोला कि भैया किस रेट से आ रहे थे, किस स्पीड से आ रहे थे, कितना लेट हो गए। आपको से बोला किस स्पीड से आ रहे थे, कितना लेट हो गए। क्या आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आप एक ही स्पीड से पूरा रास्ता में चल रहे थे कि कहीं पे ठोकर था तो स्लो हुए, कहीं पे खाली होगा तो आप तेज हुए होंगे? तो इस तरीका से आप जा रहे थे, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो आपका जो दोस्त है उसको क्या पूछना चाहिए था कि किस एवरेज स्पीड से आ रहे थे, किस एवरेज। एवरेज का मतलब समझ रहे हैं? उस इंटरवल में कोई फिक्स नहीं है, एक रेंज होना चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह गए तो हमेशा एक एवरेज बनता है। क्या बनता है? एक एवरेज। आई होप कि आपको फील आया होगा कि एवरेज का मतलब क्या, कि एवरेज स्पीड उसको पूछना चाहिए था, क्योंकि अगर वो स्पीड पूछ रहा है इसका मतलब पूरे रास्ते में एक ही स्पीड से चल रहा है। पूरा रास्ता में कितना स्पीड से चल रहा है? एक ही स्पीड से। तब यह सवाल ठीक है, लेकिन भैया कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही स्पीड से चल रहा हो सकता है कि कहीं ठोकर आ गया होगा तो स्पीड कम हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि खाली जगह मिला होगा तो तेज भगा दिया होगा, तो कहीं पे ज्यादा स्पीड होगा कहीं पे कम। तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक एवरेज स्पीड बता दो, तो ऐसे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। आप शायद पढ़े होंगे तो जानते हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। हम एवरेज का थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे कि क्या होता है एवरेज। एवरेज मतलब किसी इंटरवल को चेंज करने पर, इंटरवल मतलब कौन सा इंटरवल? इंडिपेंडेंट वाला को जब चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट में कितना का चेंज आता है, इसी को एवरेज रेट कहते हैं। और यही फॉर्मूला हमारा होता है एवरेज रेट का। हम इसी पे काम करने वाले हैं, इसी पे सवाल करने वाले हैं। सर इसको निकालते क्या है? इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर डेल का मतलब हम पहले लिख रहे हैं, डेल का मतलब चेंज। डेल का मतलब चेंज होता है, चेंज। और अगर हम डेल्टा वाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ वाई का फाइनल वैल्यू माइनस वाई का इनिशियल वैल्यू। और डेल्टा एक्स लिख रहे हैं तो एक्स का फाइनल वैल्यू माइनस एक्स का इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर ये समझ लें कि डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल।
सर ये क्या होता है? बस होता है, मैथ में ऐसे होता है कि ये साइन का हर साइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इस साइन का मतलब है कि y में कितना का चेंज आया, तो लिखने का तरीका होता है डेल y। भैया इनिशियल कुछ होगा, फाइनल कुछ होगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे। वैसे ही एक्स फाइनल कुछ होगा, इनिशियल कुछ होगा, उस करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा एवरेज रेट पहला टूल्स निकल गया। कैलकुलस मतलब मान के चलिए कि थोड़ा सा इंटर ले लिए, थोड़ा सा इंटर ले लिए। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले वो दोनों टूल्स आना चाहिए कि फंक्शन किसका है, ये माइंड में आना चाहिए, ताकि आप आसानी से एवरेज रेट लिख सके। दूसरा, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। हमेशा इंडिपेंडेंट वाला नीचे रहता है और डिपेंडेंट वाला ऊपर रहता है। डिपेंडेंट वाला क्या रहता है? ऊपर रहता है। इंडिपेंडेंट वाला क्या रहता है? नीचे रहता है। अब इसी पे हम पहले क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला टूल्स हमारा निकल गया। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे होता है, एक दो क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला कि इफ y as a function of x, then find average rate, then find average rate, then find average rate if x change 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 एक change in, या if x change from 1 to 2, 1 to 2, एक्स चेंज कहां से कहां हुआ? 1 से 2। तो बताएं एवरेज रेट क्या होगा? तो भैया सिंपल सा, आप अगर ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन, देखो हम तरीका बता रहे हैं, पहले धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझो। पहले देखो y किसका फंक्शन है? x का, ये कंफर्म होना चाहिए। अच्छा, x कैसा है? इंडिपेंडेंट, y कैसा है? डिपेंडेंट। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेट का फॉर्मूला बताओ। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? क्या डेल्टा वाई जो डिपेंडेंट रहता है और इंडिपेंडेंट, ये ऐसे होता है। सर इसका मतलब समझाइए। अभी समझा रहे हैं। यहां से क्या निकला? y फाइनल माइनस y इनिशियल बटा x फाइनल माइनस x इनिशियल। देखो हमेशा जब भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करो पढ़ने के लिए, तो पहले आराम से धीरे धीरे पढ़ो। जब क्वेश्चन पे कमांड धीरे धीरे अपने आप जब बनने लगेगा, तो जो एक्यूरेसी के साथ साथ फिर स्पीड भी बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी पहले बढ़ाने के लिए हम हमेशा धीरे धीरे काम करते हैं। जब एक्यूरेसी बढ़ जाता है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो डेल्टा वाई यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो दे रखा है वो क्या है? एक्स इनिशियल दे रखा है, कितना? 1। तो इसमें y का इनिशियल वैल्यू कितना आएगा? तो इसमें पुट करना पड़ेगा, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1। भैया x जब 1 था तो y का वैल्यू कितना था? 1 था। जब x फाइनल कितना है? 2, तो बताओ y फाइनल कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 दूनी 4। क्या हमारे पास x इनिशियल y इनिशियल आ गया? क्या हमारे पास x फाइनल y फाइनल आ गया? क्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा? बोलो y फाइनल कितना है? 4, y फाइनल 4, y इनिशियल कितना है? 1, यहाँ पर x फाइनल 2, x इनिशियल 1, तो यहाँ से आ गया 3, और 2 में से 1 गया 1, तो बस 3 आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एवरेज रेट निकालना हो गया। तो सिंपल सा देखिए, जो ये चेंज हो रहा है ये इंडिपेंडेंट में हमेशा चेंज होता है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा बोलेगा इंडिपेंडेंट में जब इतना का चेंज हुआ तो y में कितना का चेंज होगा, वो निकाल कर जो रेशियो निकालते हैं वही हमारा क्या होता है? एवरेज। अगर आप देखें ध्यान से तो एवरेज रेट का, जैसे कई बार आप देखते हैं एवरेज मतलब क्या? टोटल, टोटल जिसका भी, जैसे 1 से लेके 5 नंबर का सम का एवरेज बताओ, तो 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर्स डिवाइड 5 ऐसे करते हैं। एवरेज क्या है? एवरेज निकालने का तरीका देखिए, एकदम बेसिक सा तरीका है। आप एवरेज को बस इतना दिखा दीजिए कि टोटल बटा टोटल, कितना टोटल चेंज हुआ। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है या एवरेज स्पीड, तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो दोनों का रेशियो देता है एवरेज स्पीड, जो कि आने वाला समय में आपको आगे आएगा, जो आने वाला समय में आपको आएगा। पहले हम इससे क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एवरेज रेट का फॉर्मूला जनरली ये होता है
y फाइनल माइनस y इनिशियल बटा x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल x इनिशियल ऑलरेडी दे रखा हुआ होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम y को निकालते हैं, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पर, वहां से हम निकाल लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि आपका दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फाइंड एवरेज रेट, find average rate if x changes from x1 1 to x2 3। अब कहां से कहां चेंज कर रहा है, 1 से 3, तब बताना है एवरेज रेट। अब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, भाई पहले से थोड़ा सा ज्यादा आया होगा। एवरेज रेट बस समझना है कि किस तरीका से एवरेज रेट निकालते हैं। औसत निकालना जानते होगे, पहले से एवरेज निकालना वही है, टोटल सम बटा टोटल नंबर। टोटल सम किसी का, टोटल रन कितना है, रन का एवरेज, हर मैच में विराट कोहली कितना रन मारा, तो अभी तक के टोटल रन देख लो और बटा टोटल मैच देख लो कितना मैच खेला है। जो एवरेज आता है, मान लो अगर आया 60 रन का एवरेज, तो क्या हर मैच में वो 60 मारता है, नहीं, किसी में 100 मारा, किसी में 50 मारा, किसी में 0 पर भी आउट हुआ। लेकिन एवरेज कैसे निकलता है, टोटल रन बटा टोटल चेंज, जो ऊपर टोटल हुआ बटा नीचे टोटल, टोटल नंबर ऑफ मैच। तो वैसे ही एवरेज होता है कि x में जो चेंज हुआ तो y में उतना, x में 1 से जब 3 हुआ तो x में चेंज कितना आया, 2 का, तो y में कितना का चेंज आया, ये दोनों का रेशियो ही हमको क्या देता है, एवरेज रेट। तो चलो एवरेज रेट का अगर हम लोग बात करें, एवरेज रेट का अगर हम लोग बात करें तो अगेन फॉर्मूला डेल वाई बटा डेल एक्स। अच्छा, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y फाइनल मतलब क्या, y का वैल्यू 2 पर, अरे y का वैल्यू 2 पर, y इंटू 2 नहीं है, y का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 2, सॉरी 3 है ना, तो 3 पर y का वैल्यू 3 पर माइनस y का वैल्यू 1 पे। देखो धीरे धीरे तो हम अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो लिखने का तरीका है, पहले एकदम बच्चा वाला लेवल दिखाएं, अलग अलग निकाल कर दिखाएं, अलग। देखो x का वैल्यू 1 पे y ऐसे निकालो, x का वैल्यू 3 पे y का ये निकालो, फिर पुट करो। दूसरा हम लोग डायरेक्ट जो लिखते हैं उस पे दिखाएंगे, ये y इंटू 3 नहीं है, y का वैल्यू निकालना है 3 पर, यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है 1 पे अपॉन 3 माइनस 1, यहाँ पर x में चेंज आया, x2 माइनस 1। अच्छा, y का वैल्यू 3 पर निकालो, तो यहाँ हो गया 3 तिहाई 9, अरे y का वैल्यू यहाँ निकालना है, देखो ऐसे 3 पर निकालो, तो जब पुट करोगे तो यहाँ कितना होगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 6 3 9 9 18। ऐसे ही y का वैल्यू किस पे, 1 पे, तो 1 पे निकालोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 दू 5 6, तो ये आ गया 6, तो यहाँ आ गया 18 माइनस 6 बटा 2, 18 में से 6 गया 12 बटा 2, 2 से 6 बाद में, तो ये आ गया 6। कहानी खत्म, एवरेज रेट समाप्त। आप किसी भी तरीका से अब एवरेज रेट निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीका से डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, एक्स में हमेशा दिया रहेगा। अच्छा, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट, तो हमेशा क्या सर, एक्स में ही दिया, एक्स में ही चेंज दिया रहेगा हमेशा। हाँ, ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा इंडिपेंडेंट वाला दिया रहेगा, x1 1 टू x2 3 ऐसे ही दिया रहेगा। और हमको क्या निकालना रहेगा, y निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, y निकालना रहेगा। तो इस तरीका से हम एवरेज रेट सॉल्व करते हैं। जैसे इसी चीज को हम देखते हैं फिजिक्स में कैसे यूज करता है अगर एवरेज रेट निकालना हुआ। तो देखिए होता क्या है, इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे फाइंड एवरेज रेट, फाइंड एवरेज रेट इफ change in time from t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक के टाइम चेंज हुआ। अच्छा, अब बताओ क्या y और x है, नहीं, मैथ से अब हट गए। अरे भैया पहले तो हम मैथ में सिखा देते हैं, अब फिर उसको बुड़वक बना के हटा देते हैं। देखो उसको फायदा उठा लो, भैया मैथ वालों को बोलो भैया हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमको सिखा दो। y और x मैथ से सीख लिए, अब बोले भैया आप तो साइड हो जाओ, हमको फिजिक्स सीखना है। फिजिक्स में यूज था इसीलिए तुमको लाए थे, क्योंकि फिजिक्स में एवरेज का धमाल पूरा फिजिक्स में है। तो एवरेज निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए
हाँ, अब हमको फंक्शन वाई एक्स में नहीं एक्स टी में दिया है, तो भैया यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर एक्स टी स्क्वायर प्लस 2 है, इसका मतलब एक्स किसका फंक्शन दिया हुआ है, टी का। अब यहाँ पर डिपेंडेंट कौन हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब जब हम एवरेज रेट लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं, तो ऑब्वियस है कि डिपेंडेंट में चेंज बटा इंडिपेंडेंट में चेंज, यही होता है। सर ये क्या हो गया, अब ये समझना पड़ेगा, पहले y और x था, अब क्या है, x और t है। अब क्या है मेरा, x और t है, तो भैया एवरेज रेट बराबर डेल्टा x बटा डेल्टा t, क्योंकि डिपेंडेंट ऊपर रहता था, इंडिपेंडेंट नीचे रहता था। अब यहां से लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि x का वैल्यू कितना पे निकालना है, पहले 3 पे, तो x का वैल्यू निकालो कितना, 3 पे। जब 3 पे निकालोगे तो 3 तिहाई 9 प्लस 2 कितना 11, x का वैल्यू कितना पे, 0 पे, तो आ गया 2, 0 पुट करो। अच्छा t का तो चेंज पता ही है, तो यहाँ से आएगा 11 माइनस 2 और t का कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, तो आ गया 9 बटा 3, ये 3 से कट गया, रियल में आ गया 3। और याद रखें ये एक्स डिस्टेंस जैसा चीज है, मतलब लेंथ जैसा चीज है, तो क्या सर ये तो डिस्टेंस हो गया और नीचे टाइम है सर, तो ये तो स्पीड हो गया, मतलब सर इसको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, यही है एवरेज स्पीड। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे मेरे भाई, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड को, एक्स टी का फंक्शन में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो मैथ से चालाकी से हम सीख लिए कि कैसे एवरेज निकालता है, उसको साइड कर दिए, अपना फिजिक्स में इस्तेमाल कर लिए। तो कभी भी अगर एक्स फंक्शन ऑफ टी दिया हो, ऑब्वियस है ये एक्स डिस्टेंस जैसा चीज है और नीचे टाइम जैसा चीज है, तो क्या डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है। हाँ तो स्पीड, लेकिन यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज की जगह क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड लिखेंगे, स्पीड सिर्फ ना लिखकर एवरेज स्पीड लिखेंगे। तो ये है हमारा फिजिक्स का धमाल कि एक बार वाई एक्स में सीख लेते हैं और यहाँ से धमाल मचाते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर उठा के कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डन। अच्छा ऐसे ही आप बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया जाए, अगर मान लिया जाए यहाँ से, आप ध्यान से देखें, अगर आपको ऐसे दिया रहे v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, तो क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, ध्यान से समझने का कोशिश करें। देखिए आधा मतलब बोल रहे हैं ना, काइनेमेटिक्स मतलब बहुत सारा सवाल यहाँ पर आप सॉल्व कर चुके होंगे, बहुत सारा सवाल आपका जो है, बहुत सारा सवाल आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, वहां जाएंगे तो आपको मजा आएगा अगर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। आपको हम धीरे धीरे करके ना कैलकुलस में एंट्री करवा रहे हैं, देखो एंट्री कैसे होता है, धीरे धीरे कैलकुलस में हम एंट्री कर रहे हैं भैया, धीरे 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 एंट्री करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, v एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है। अगर ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई हमसे एवरेज रेट पूछेगा तो जल्दी से बता दो, यहाँ पर एवरेज रेट क्या लिखेंगे, क्या डिपेंडेंट वेलोसिटी है और t टाइम इंडिपेंडेंट है, तो डेल्टा t लिख देंगे। तो आपको जब भी कोई फंक्शन हो तो ये लिखने आना चाहिए, एवरेज रेट यही होगा 100%। अब रट लो कि कभी भी फंक्शन आए, इसलिए तो स्टार्टिंग में हम ये सिखाएं कि पहले ये तो पता चले कि ये फंक्शन किसका है। तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। डिपेंडेंट कौन है, वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम। तो इसका मतलब एवरेज रेट लिखने का तरीका क्या होगा, डेल वी बटा डेल टी, डेल वी बटा डेल टी। तो यहां से अगर आपको निकालना हो तो देखो टाइम अगर मान लिया t1 टू t2 चेंज किया, तो आप यहां से लिख सकते हो वेलोसिटी का वैल्यू t2 पर, वेलोसिटी का वैल्यू t1 पर अपॉन t2 माइनस t1। क्या ये आपको कुछ देखने में लग रहा है, 9th में कुछ पढ़े हैं, वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण। वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम यहाँ पर एवरेज रेट ना बोलकर क्या हम एवरेज एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो लो भैया ये हमारा काइनेमेटिक्स का ही तो पार्ट है, ध्यान से देखो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। कहने का मतलब हम चुराएं क्या, हम चुराएं क्या, मैथ से क्या चुराएं भैया, ये y और x में जब रहता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कैसे एवरेज रेट लिखते हैं देख लिए। अब बोले कि ये फंक्शन y और x में हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, हम तो xt में भी लिख लेंगे, तो वहां से भी एवरेज रेट निकाल सकते हैं बिल्कुल।
वैसे ही अगर हमारे पास वीटी भी रहेगा तो क्या हम वहां से भी एवरेज रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही तो कमाल है मैथ का, कैलकुलस का। हम ऐसे छोटा छोटा चीज उससे चुरा लेते हैं और अपना फिजिक्स में धमाल मचाते रहते हैं। तो देखिए आपका फिजिक्स का पहला फंडा भी क्लियर हो गया कि कहीं भी अगर एवरेज निकालना हो, हाँ, बल्कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ये एवरेज स्पीड आप तभी बोल पाइएगा जब आपको पता हो कि डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है। अगर जिसको नहीं पता है आप टेंशन फ्री हो, या आप सिर्फ इतना पढ़ें कि एवरेज रेट है। बाद में हम नाम भी दे देंगे, बाद में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे खुद ब खुद नाम देंगे कि डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है, तो डेल एक्स बटा डेल्टा टी हमारा क्या निकलेगा? एवरेज रेट निकलेगा, और उसी को एवरेज स्पीड कहेंगे। डन। तो क्या हमारे हिसाब से आपको अब एवरेज का कहानी, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, चाहे एक्स टी दिया हो, चाहे वी टी दिया हो, चाहे आप ध्यान से समझ ले ए बराबर वी स्क्वायर भी दे दे, तो भी क्या डेल्टा ए बटा डेल्टा भी हमारा एवरेज हो जाएगा? अरे भैया हम तो कहते हैं फिजिक्स में अब कोई भी फंक्शन दे दो, अब फिजिक्स में किसी भी तरीके का फंक्शन देकर देख लो, अब हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज अब हम निकाल लेंगे। डन। तो या अब एवरेज निकालने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीका से आपको एवरेज रेट पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब पूरा फिजिक्स में किसी भी तरह का फंक्शन आप दे के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि अच्छा आप बताइए, तो यहां पर ऐसे बोला कि Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 यहां पर दिया, और t 1 2 सेकेंड है और t2 कितना है? 3 सेकेंड है। तो बताएं एवरेज रेट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें एवरेज रेट क्या होगा मेरे भाई? यहां पर देखो Q किसका फंक्शन है? टाइम का। कौन डिपेंडेंट है? देखो Q डिपेंडेंट है, और T क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो डिपेंडेंट बटा इंडिपेंडेंट मतलब डेल्टा Q बटा डेल्टा टी। हम बार बार वही तो बोल रहे हैं सर, मैथ से हम चुरा लिए, क्या कर लिए? कैलकुलस से चुरा लिए कि एवरेज रेट कैसे वाई एक्स में लिखते हैं। अब हम समझे कि ये वाई और एक्स में जो कहानी है, फिजिक्स में तो हर मोड़ पर दूसरा दूसरा कहानी मिलता है, कभी वो उस पर डिपेंड करता है, तो क्या हम वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे कैलकुलस निकाला ही गया था फिजिक्स को समझने के लिए, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। कैलकुलस निकाला ही गया था फिजिक्स को समझने के लिए, इस बात को मन में बैठा ले। तो इस तरीका से एवरेज रेट निकालनी है। ये कहाँ चले गए पता है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। कहाँ चले गए? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ ट्वेल्थ का पोर्शन कर रहे हैं। ये क्या है? ध्यान से देखो, चार्ज बटा टाइम क्या होता है? करेंट। तो यहाँ पर आई का करेंट का एवरेज करंट निकल गया। एवरेज करंट निकालने का टेक्निक आ गया हमारे पास। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एकदम जस्ट फिजिक्स में इंटर ले रहे हैं, और क्वेश्चन कहाँ का बना रहे हैं? एवरेज। ये कैलकुलस का पावर है कैलकुलस का। वो बस आपको समझ लेना है मेरे भाई। किसी भी तरीका से कैलकुलस को, थिंकिंग को समझ लो, उसके बाद पूरे फिजिक्स में तहलका मच जाएगा कैलकुलस किस तरीका से क्या आता है। डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, एवरेज रेट में ही कहानी एक और दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कहानी ये है कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड x चेंजेस फ्रॉम x1 इक्वल टू 2 and x2 इक्वल टू 2.0000000000001। सर ये क्या है? ये क्या है? देखो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलस में और प्योरली एंट्री लेना चाहते हैं। अभी तक के कैलकुलस में प्योर एंट्री नहीं लिए हैं। अरे भैया अभी कैलकुलस थोड़ी ना पढ़े, अभी तो नॉर्मल फंक्शन पढ़े। कैलकुलस में अब एंट्री लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक पैर का अंगूठा रखना चाह रहे हैं कि भैया कैलकुलस हमको बुला लो। तो पहले समझो कि क्या है कैलकुलस, किस तरीका का बातें कर रहा है। ध्यान से समझो यहां पर कहानी क्या हुआ भैया। सबसे पहले अगर हमको क्या करना होगा, अगर हम एवरेज रेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एवरेज रेट निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, एवरेज रेट क्या निकाल रहा है? एवरेज रेट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? क्या y का वैल्यू x2 पर माइनस y का वैल्यू x1 पे बटा x2 माइनस x1, कहने का मतलब क्या लिखेंगे? डेल y बटा डेल्टा x, डेल y बटा डेल्टा x।
लेकिन अगर आप डेल्टा एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करते हो बेटा, क्या करोगे, डेल्टा एक्स जब फाइंड आउट करते हो तो क्या आप यहां से देखें डेल्टा एक्स का 0.000000000000001। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स में चेंज बहुत कम है, लगभग टेंस टू जीरो। हाँ, जीरो नहीं बोल सकते हैं, जीरो देखो लास्ट में जाकर वन तो हो गया, तो जीरो थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जरूर बोल सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या बोल सकते हैं, टेंस टू जीरो। अरे बात समझ लो, डेल्टा एक्स क्या बोल सकते हैं, टेंस टू जीरो। तो याद रखें, ध्यान से देखें, देखिए हम इस पे ज्यादा डिटेलिंग मैथ वाले में नहीं जाएंगे, हम अपना काम का बात बार बार बोल रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं कि उससे काम का बात निकाल लें और फिजिक्स में हम इस्तेमाल करें। कैलकुलस का गहराई हमको जानने का कोई मतलब नहीं, हमारा फिजिक्स को समझ सके इतना कैलकुलस सीख लें। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब आने वाला है भैया, एंट्री लेने वाले हैं भैया, थाम लो अपने आप को, पेटी उटी बांध लो, अपने आप बांध लो भैया, अब आ रहे हैं कैलकुलस में, जस्ट अब एंट्री लेने वाले हैं। देखना ध्यान से, एवरेज रेट कैलकुलस में नहीं आता, वो नहीं आता भैया, कैलकुलस अलग दुनिया है, बस देखे तो सही, थोड़ा एंट्री ले रहे हैं, देखना ध्यान से। जब इससे ही एवरेज रेट में एंट्री ली, एवरेज रेट क्या, ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, पर क्या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। जब जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि छोटू सा चेंज में कितना चेंज आएगा, तो वो जब भी निकालते हैं तो ये क्या, कहां चला गया यार, ओ भाई साहब, हाँ आ गया। हाँ, ये बोला कि जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो छोटा सा चेंज है, देखो कितना छोटा सा चेंज है, इतने छोटे से चेंज में y में कितना का चेंज आया होगा, ये कौन बताता है, एवरेज कैलकुलस बताता है। ये कौन बताता है, कैलकुलस। ये कौन बताता है, कैलकुलस। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा सर फील नहीं हुआ, अरे होगा होगा, बात समझो, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं भैया, धीरे धीरे, ठीक है ना, अरे होगा मेरे भाई, देखो कैसे होगा। सबसे पहले इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये एक आता है लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट, एलटी जो लिखे हैं इसको कहते हैं लिमिट। ये क्या है सर, कोई मतलब नहीं है, हम लोग को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझ कि जब भी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तब तब यहाँ पर लिमिट लगेगा, तब तब यहाँ पर क्या लगेगा, लिमिट लगेगा। जब जब इंडिपेंडेंट टेंस टू जीरो, या फिर यूं कह लो कि इंडिपेंडेंट में जो चेंज आएगा बहुत कम आएगा, बहुत छोटा भाई, बहुत छोटा, देखो ना कितना का छोटा का चेंज है, बहुत छोटा चेंज आएगा। तो टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स, लिमिट टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई में डेल्टा, तब तब लिमिट लगेगा। तो क्या होगा सर, ये वाला चेंज होके फिर बनेगा ये डी वाई बटा डी एक्स। ओ माई गॉड, ये है कैलकुलस, इसी को इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अभी तक क्या पढ़ रहे थे भैया, एवरेज रेट, अब क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसका धीरे धीरे मतलब समझेंगे, अभी तो बहुत बड़ा भयानक शब्द लग रहा होगा, अरे हम धीरे धीरे समझते हैं, हम एक कहानी से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसे, इस पर हम वापस आएंगे, पहले हमें एक ऐसे समझ आते। मान लीजिए कि एक हमारा भाई है जिसका नाम है टिंकू, टिंकू भैया है, टिंकू भैया, हाँ भैया को प्रणाम करो, नमस्कार करो। टिंकू भैया, इनका जो लंबाई है वो 4 फीट है, कितना फीट है, 4 फीट है, डन। अब हुआ क्या कि टिंकू भैया थे 15 साल के, कितना साल के, 15 साल के। अब भैया का एक साल बाद कितना साल होगा, 16 साल होगा। तो जब टिंकू भैया का 16 साल आने वाला था, टिंकू भैया का 16 साल आने वाला था, तो यहां पर हो देखा गया 6 फीट, कितना फीट, 6 फीट, एक साल में 2 फीट बढ़ गया, एक साल में कितना बढ़ा, 2 फीट। अच्छा भैया क्या, अब इसमें क्या समझाना चाहते हैं आप समझिए। जब ये 16 साल होने वाला था तो रात को 12:59 सॉरी 11 तभी ना 12 बजेगा भैया, 12 बजते ही हमारा क्या हो जाएगा, टिंकू भैया 16 साल के हो जाएंगे। कितना के हो जाएंगे, 16 साल। और कितना फीट लंबाई बढ़ जाएगा, 2 फीट बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा।
बहुत मजा आता है ये वाला चीज को समझाने में बहुत मजा आएगा। और यही है कैलकुलस। देखो कितना खतरनाक चीज कैलकुलस हम लोग को कैलकुलेट करके दे दिया, बहुत बड़ा चीज कैलकुलस करके दे दिया। मतलब एक इंसान के बस में है ही नहीं, इतना जबरदस्त मैथमेटिक्स सॉल्व करके दिया है। और ये देन है हमारे न्यूटन साहब का। भैया बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। उनको जब जब लोगों ने नकारा कि आप यहाँ पे गलत है, तब तब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उनको सबके मुंह पर कालिक पोत दी, सबके मुंह पर खड़ाक से। और वो उनका ही देन है कैलकुलस। देखिए कैसे भैया, मान लीजिए ये 2 फीट है। जैसे हमें एक बात बता, जैसे ही ये 16वां साल का रात में जब जन्मदिन आने वाला होगा, रात में 11:59 मिनट 59 सेकेंड, 11:59 मिनट 59 सेकेंड, जैसे ही 1 सेकेंड होगा, क्या ये 12 बज जाएगा? क्या ये 16 साल का हो जाएगा? डन। तो क्या हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ही 16 साल का हुआ, क्या ये 6 फीट का हो गया? अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो 2 फीट है, ये 2 फीट क्या इस 1 सेकेंड में बढ़ा होगा कि पूरे साल में बढ़ा होगा? ये जो 2 फीट बढ़ा, वो 11:59 मिनट 59 सेकेंड, हम घड़ी देख रहे हैं, हाँ भैया 1 सेकेंड हो गया। क्या उसने देख के बोले भैया हैप्पी बर्थडे? तो क्या उसको जब हम नापे तो 6 फीट का दिखा? तो क्या वो 2 फीट उस 1 सेकेंड में हुआ कि पूरा साल में हुआ होगा? पूरा साल में हुआ होगा। अरे सोच के देखो, 1 सेकेंड में 2 फीट भैया, इंसान फिर ऊपर ही ठेक जाए, ब्रह्मांड में ही ऊपर चला जाए, एकदम आसमान को टच कर जाए, हर सेकेंड 2 फीट बढ़े तो वो पूरा साल में 2 फीट बढ़ा होगा। अब बात ये है, मेरा सवाल ये है कि तो बताओ, क्या उस 1 सेकेंड में, ये वाला 1 सेकेंड जो बीता होगा, क्या उस 1 सेकेंड में ये 2 फीट जो बढ़ा है, उसमें कुछ ना कुछ तो भागीदारी होगा? भैया 1 साल पूरा इंटरवल में 2 फीट हुआ, तो 11:59 मिनट 59 सेकेंड हुआ था। और जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, वो 16 साल का हो जाएगा। तो हमने बोला भैया जैसे ही 1 सेकेंड हुआ 16 साल का हुआ, हमने देखा ये 6 फीट का है। तो क्या उस 1 सेकेंड में 2 फीट बढ़ा? नहीं, वो कितना में बढ़ा? पूरे 2 साल में 2 फीट बढ़ा, 1 साल में 2 फीट बढ़ा। अब हमारा सवाल ये है कि क्या उस 1 सेकेंड में जो 11:59 मिनट 59 सेकेंड हुआ होगा, क्या उस 1 सेकेंड में हमारा क्या ये 2 फीट बढ़ा होगा? नहीं, लेकिन उस 1 सेकेंड का भी कुछ ना कुछ भागीदारी तो रहा होगा ना मेरे भाई। उस 1 सेकेंड का भी कुछ ना कुछ भागीदारी रहा होगा। तो उस 1 सेकेंड में जितना भी हाइट बढ़ा है, उसको कैलकुलेट करके देता है इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब आपको फील आया होगा कि बहुत छोटा सा चेंज में, बहुत छोटा सा चेंज में, जिसमें कोई इंसान कैलकुलेट ना कर पाए कि कितना का चेंज आया। जैसे यहाँ पे टाइम का चेंज कितना है? 1 सेकेंड। उस 1 सेकेंड में इस 2 फीट जो बढ़ा है पूरे साल में, ये 2 फीट में कुछ ना कुछ भागीदारी 1 सेकेंड का भी रहा होगा। तो उस 1 सेकेंड में इसका हाइट कितना बढ़ा, वो बताता है हमारा कैलकुलस। और देखिए, सोच के देखिए कितना मजेदार चीज है, आप इसको महसूस करिए, कितना शानदार चीज हम लोग को कैलकुलस दे दिया। बहुत सारे चीजों को आसान बना के चला गया, बहुत सारे चीजों को आसान बना के चल गया मेरे भाई। ध्यान से समझो इस बात को, बिल्कुल फील के साथ पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा। तो यही है हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आपसे एक और कहानी बताते हैं। आपसे सवाल पूछा गया कि भैया एक काम करो, आप साइकिल चलाओ। साइकिल चलाया, ठीक है। उसको साइकिल चलाना ही स्टार्ट किया था, मान लिया जाए उसको साइकिल चला 1 सेकेंड नहीं हुआ ही था। अब बोला भैया 1 सेकेंड को 1 करोड़ भाग में डिवाइड कर दो, मतलब 1 सेकेंड बटा 1 करोड़, मतलब 0.0001 सेकेंड। अब उसको साइकिल चलाए हुए 1 सेकेंड ही हुआ था। अब वो 1 सेकेंड को भी 1 करोड़ भाग में तोड़ के बोला कि उतना सेकेंड में तुम्हारा साइकिल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब भैया सारे इंसान को तो हालत खराब हो जाएगा। अगर कैलकुलस नहीं रहता कि उस सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा साइकिल, तो भैया प्राण निकल जाता। इसीलिए कैलकुलस को बहुत बेहतरीन टूल्स माना जाता है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को समझाने के लिए। और न्यूटन साहब को भी भाई योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन थे भैया, बहुत खतरनाक, एकदम तहलका मचा दिए थे। जब जब लोगों ने उनको बोला कि भैया यहाँ पर आप गलत हो, बोला आओ सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कैलकुलस से पूरा कहानी इधर से उधर बदल दिया। अब हम लोग उसी चीज को बदलेंगे और नया इतिहास रचेंगे। धीरे धीरे करते करते हम लोग IIT
नीट, डॉक्टर, जिसको भी बनना है बस क्रैक करते जाओ, आराम से धीरे धीरे हम लोग करेंगे। पहले बोलो इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आया, अब हम वापस इसमें आते हैं। अब हम नॉर्मल कहानी एक साथ लिखना चाहते हैं क्या, एक जगह कहानी लिखना चाहते हैं, इसको एक जगह कहानी, बस देखो लास्ट है, अभी अभी के लिए लास्ट है। हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट आया, इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम इस पे अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस रेट पे, किस पे बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट पे हम आएंगे, इस पे कहानी पे आएंगे। तो बोला गया कि ये कुछ नहीं है तो एवरेज रेट ही, एवरेज रेट ही, लेकिन यहाँ पर कब, यहाँ पर मान लेते हैं कि y किसका फंक्शन है, भैया कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना, तभी तो करेंगे, डेल वाई बटा डेल एक्स। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो, तो यहाँ पर लिमिट रखेगा, ये बदल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब ये ही बदल जाएगा, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है, ये जो एवरेज रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट में चेंज हो जाएगा, और ये अब सिंबल डिनोट होगा dy बटा dx। डी मतलब छोटा सा चेंज, पहले डेल चल रहा था अब डी चलेगा, और यही है डिफरेंशिएशन। यहीं से हमारा कैलकुलस स्टार्ट होता है। हम एंट्री ले लिए कैलकुलस में, आज बोले थे कि हम आपको बेसिक चीजें सारा क्लियर करा देंगे कैलकुलस में, बेसिक चीजें कि मतलब कैलकुलस तक में जब एंट्री लें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई झंझट ना हो। अगले क्लास से हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। आगे अगले क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, पर हम आपको आज क्या क्या सिखाएं, एवरेज रेट, दूसरा क्या सिखाएं, इंस्टेंटेनियस रेट, क्या सिखाएं, इंस्टेंटेनियस रेट, पहला एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट कैसे जाता है, जब डेल्टा एक्स, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है वो बहुत ही छोटा आना चाहिए, बहुत ही छोटा, उसके कारण जो चेंज डिपेंडेंट में आएगा वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे हम आपको टिंकू भैया का कहानी सुनाए, जैसे हम आपको साइकिल चलाने वाले भैया का कहानी सुनाए, वैसे कहानी को इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ है फील करना, अभी हम आपको दिखाए ना एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा दिया। ऐसे आप अब पूरा फिजिक्स में जैसे एवरेज करंट भी निकलवाना सिखा दिए। भैया एवरेज रेट एक बार मैथ से चुराएं, फिजिक्स में सारा जगह अप्लाई कर दो, धाएं 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 धाएं, कहाँ कहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हर जगह एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ बस फिजिक्स खत्म। ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट को समझेंगे, हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या होता है। क्या इंस्टेंटेनियस रेट हर जगह कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर भी दिखाई दिया हाँ भैया कैलकुलेट कर सकते हैं, खड़ाक से करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट होते जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो आज के लिए हमारा इतना ही। इंस्टेंटेनियस रेट अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट का कहानी समझा दिए कि अगर y जो फंक्शन ऑफ x हो और उसमें डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो, तब डायरेक्ट dy बटा dx लिख देते हैं। सर ये कैसे लिखाता है, क्या आता है, वो बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, हम लोग को उसमें जाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और जाने का कोशिश भी मत करना। जो लोग मैथ पढ़ते हैं वो तो ऐसे भी जाएंगे बाद में, जो लोग मैथ अभी नहीं पढ़े उधर आप टेंशन ना लें, हमारा इतना से ही काम बन जाएगा। भैया हमें सब कुछ ना बताते, हम डायरेक्ट बोलते देखो इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला ही है, तो भी सवाल तुम अच्छे से बनाते, पर थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी जानना जरूरी है ताकि फील आए कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एवरेज रेट मतलब एक लंबा इंटरवल, एक लंबा x1 से लेके x2, एक लंबा इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब बहुत छोटे से इंटरवल में जो चेंज आता है उसके कारण जो चेंज आएगा डिपेंडेंट वाला में, वही है इंस्टेंटेनियस। डन। अच्छा आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा आराम से अच्छा से इसको स्थिर से समझ के आइएगा, धीरे धीरे आपको और फील आना स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस में। डन। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो